हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग के पास चूंकि सोल रिफाइनिंग ट्राइब बैकअप के तौर पर आ चुका था, तो अब वक्त आ चुका है कि वो एंशिएंट डीमन सिटी जाकर अपने लिए कोई पोजीशन हासिल कर ले। इसलिए वो अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को अलविदा करके यहाँ हुपा और 13 को लेकर फरस से एंशिएंट डिमोनिक सिटी की तरफ निकल गया, जहाँ पर वांगलिंग की मुलाकात में याओ जीसुई से भी हुई और साथ ही साथ डीमन जनरल मू लिहाई से भी, जो कि वांगलिंग से कहता है कि अगर तुमने मेरे 10 कोलैप्स फिश इंटेंट के 8 अटैक्स को झेल लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें कमांडर की पोजीशन दे दूंगा, और अगर तुम 10 कोलैप्स फिश इंटेंट के 10 अटैक को झेलने में कामयाब हो पाए तो तुम्हें जनरल की पोजीशन मिल जाएगी। ये सुनकर वांगलिंग भी एग्री हो गया था। हालांकि मू लिहाई के वो 10 कोलैप्स फिश इंटेंट टेक्निक काफी सारे डेंजरस थे, जिनसे टकराते हुए वांगलिंग को काफी सारा मुश्किल आ रही थी। इसलिए वांगलिंग 3 डिवाइन किलिंग एबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी डिमोनिक इंटेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वांगलिंग पावरफुल होकर 7 अटैक को तो ब्लॉक करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अगर वो थोड़ी देर भी और डिमोनिक इंटेंट के साथ रहता तो वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर बन जाता। इसलिए वांगलिंग ने फुरस से हार मान ली थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कमांडर मू लिहाई को वांगलिंग पसंद आया और वो उसे कमांडर की पोजीशन ऑफर कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर वांगलिंग से होती है, जो कि लगातार अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वांगलिंग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता। और वो अपने मन में कहता है कि इतनी दिनों के सप्रेशन के बावजूद भी मैं अपनी बॉडी से डिमोनिक इंटेंट को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पा रहा, मुझे कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। ये सब कहते हुए वांगलिंग अपने रूम से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर 13 और हुपाओ पहले ही वांगलिंग का इंतजार कर रहे थे। और अब ये लोग एंशिएंट डीमन सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, जहां चारों तरफ घूमते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि ये जगह हर एक स्टार से बिल्कुल अलग है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्टीवेशन स्टाइल ऐसा मैंने पहले कहीं पर नहीं देखा, सिवाय कुछ कार्विंग्स के। जो स्टोन कार्विंग मैंने खूबहू इमोर्टल रेल में भी देखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह को किसी इमोर्टल ने बनाया है। अगर ये बात सच है तो पास में जिस भी इमोर्टल ने इस जगह को बनाया होगा उसने यहाँ के इंसानों को लाइफ स्टॉक की तरह रखा है, ताकि वो वक्त आने पर इनका इस्तेमाल कर सके। सच में हेवन एंड अर्थ हर जगह ही जालिम है, वो किसी पर भी रहम नहीं करता, चाहे यहाँ अंदर हो या फिर बाहर की दुनिया में। वांगलिंग यहाँ पर ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक एक शॉपकीपर बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर वांगलिंग को अपनी दुकान के अंदर वेलकम करते हुए कहता है कि प्लीज अंदर आइए, हमारी वाइन रेसिपी पूरे 10,000 साल पुरानी वाइन रेसिपी है और वो 9 प्रीफेक्चर में सबसे ज्यादा फेमस वाइन है। आप एक बार हमारी वाइन टेस्ट करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। दूसरी तरफ वांगलिंग भी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ रेस्टोरेंट में आकर बैठने के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को वाइन सर्व कर दी गई थी, जहां वाइन के कप को अपने सामने देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि इस तरह की वाइन मैंने कई सालों से नहीं पी। और इस वाइन को टेस्ट करते ही अचानक से वांगलिंग को पास के विजन आना शुरू हो गए थे, जहां पर वो अपने सामने जेंगहू को देखता है, जो कि वांगलिंग के साथ वाइन को टोस्ट करते हुए कह रहा था कि हेंग्यो सेक्ट को छोड़े हुए आज काफी अरसा गुजर गया। वांगलिंग भी अपने सामने जेंगहू को जिंदा देखकर काफी जरा खुश हो जाता है, लेकिन अगली लम्हे जेंगहू की लाश यहाँ वांगलिंग के सामने पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वांगलिंग शौक में चला गया। और ये सब कुछ हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है कि वांगलिंग की डिमोनिक इंटेंट की वजह से हो रहा था, जो कि वांगलिंग की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे करके वांगलिंग की बॉडी में फैलती जा रही है और वांगलिंग दोबारा से अपनी डिमोनिक इंटेंट फॉर्म में आ रहा था। अंदर की तरफ इल्यूजन में फंसे हुए फिलहाल वांगलिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें जिंदा देखकर वांगलिंग खुश होते उनकी तरफ भागने लगा था। मगर तभी अचानक वहां पर मास्टर टैंक भी आ जाता है, जो कि वांगलिंग के पेरेंट्स पर हमला कर चुका और वांगलिंग की आंखों के सामने एक बार फिर से उसके पेरेंट्स मारे गए, जो देखकर वांगलिंग का पारा तो गुस्से से हाई हो गया। मास्टर टैंक जोर जोर से इविल्स की तरह हंस रहा था और उसके क्लैन मेंबर्स कई सारे वांगलिंग को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करना चाहते थे, मगर चूंकि वांगलिंग पर गुस्से ने काबू कर लिया था, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मरोगे। और ये कहती है एक साथ वांगलिंग ने फिर से वहां चारों तरफ लाशें बिखेरना शुरू कर दिए। एक बार फिर से हमें पुराना रूथलेस वांगलिंग देखने को मिलता है, जो कि अपनी इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ लाशों के पहाड़ खड़े कर देता है। इवन कि वांगलिंग ने मास्टर टैंक को भी जान से मार दिया था। बाहर की तरफ यहाँ पर 13 और हुपाओ तो वांगलिंग को आवाज देते हुए कह रहे थे कि एंसेस्टर क्या आप ठीक है। अंदर की तरफ फ्लैशों के ढेर पर खड़ा हुआ वांगलिंग भी महसूस करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी सोर्ड को गिराते हुए खुद को शांत कराने की कोशिश करता है, जहां थोड़ी देर में वांगलिंग समझ गया था कि ये सब कुछ असली नहीं बल्कि वो डिमोनिक इंटेंट मुझे इल्यूजन दिखा रहा है। ये आखिरी वही ट्रेस ऑफ डिमोनिक इंटेंट है जिसे वांगलिंग अपनी बॉडी में सप्रेस नहीं कर पाया था और वो वांगलिंग की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर तो वांगलिंग परेशान हो गया था और वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि इससे पहले कि इस डिमोनिक इंटेंट के साथ रहते हुए मैं अपने होशो हवास खो दूं, मुझे जल्द से जल्द इस डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करना होगा वरना मैं होश में नहीं आ सकता। और ये कहती वांगलिंग ने फिर से वहीं पर बैठकर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करना शुरू कर दिया। हालांकि ये टेक्निक वांगलिंग के लिए असरदार साबित नहीं हो रही थी।
मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में कुछ सोल्जर्स यहाँ इंटर कर जाते हैं। जो सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे कमांडर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वाइन लाई जाए। इनके कमांडर का नाम सीमा यान था, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर है और वो काफी ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रहा था, जो कि रेस्टोरेंट में बैठने के बाद हाथ का इशारा करता है और उसके सोल्जर फौरन वहाँ पर मौजूद लोगों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि फौरन से रेस्टोरेंट को खाली कर दो, यहाँ पर कोई भी फजूल का आदमी नहीं होना चाहिए। जो सुनकर सब लोग घबराते हुए फौरन वहाँ से भाग गए। सिर्फ वांगलिंग, 13 और हु पाओ ही वहाँ पर बचे थे। यहाँ पर अब हमें जानने को मिलता है कि असल में सीमा यान ब्लैक आर्मर्ड बटालियन का कमांडर हुआ करता था, लेकिन चूंकि वांगलिंग को कमांडर की पोजीशन मिल गई इसलिए वो अब वाइस कमांडर बन जाएगा और अपनी पोजीशन को इस तरह से अपने हाथ से जाता हुआ देखकर वो थोड़ा सा परेशान था। इसलिए उसके सोल्जर कहते हैं कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो नया कमांडर चाहे जो मर्जी हो, हमारे ब्लैक आर्मर्ड बटालियन उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस पर सीमा यान उस आदमी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने उस नए कमांडर के बैकग्राउंड के बारे में चेक किया कि आखिर वो कौन है और कहां से आया है। इस पर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि वो एक आउटसाइडर है, जो कि कुछ जरा खास नहीं। इवन कि वो कमांडर मूली हाई के 10 कोलैप्स फिश इंटेंट के सामने भी टिक नहीं पाया था और उसने खुद ही हार मान ली थी, लेकिन फिर भी जनरल ने एक्सेप्शन दिखाते उसे कमांडर की पोजीशन ऑफर कर दी, जो सुनकर सीमा यान हंसने लगा। दूसरी तरफ वो सोल्जर तो यह सीमा यान को मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि असली कमांडर तो आप ही है और अपनी इस पोजीशन को मेहनत से मिलिट्री मेरिट के थ्रू हासिल किया है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक है कि किसी आउटसाइडर के लिए आप अपनी पोजीशन को इस तरह से स्टेप डाउन करके छोड़ दे। जिस पर बाकी के सोल्जर्स भी कहते हैं कि हाँ, हम भी इससे एग्री करते हैं। यह सीमा यान को तो काफी सारा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि एक कमजोर आउटसाइडर, क्या उसे लगता है कि वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर आकर मुझसे मेरी पावर छीन लेगा? वो मेरी पोजीशन नहीं ले सकता, वो ये डिजर्व नहीं करता। ये सब कहते हुए सीमा यान अभी गुस्सा हो ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर वांगलिंग, 13 और हु पाओ पर पड़ गई थी। क्योंकि ये लोग रेस्टोरेंट को छोड़कर नहीं गए थे, इसलिए सीमा यान गुस्सा होकर वाइन की पोटली यहाँ वांगलिंग की तरफ थ्रो करता है, जिसे 13 ने ब्लॉक कर दिया था और वो फौरन डिफेंसिव मोड में खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो सोल्जर कहते हैं कि तुम बेवकूफों को क्या बात समझ नहीं आई, यहाँ से चले जाओ। जिस पर 13 गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। इवन की हु पाओ ने भी पिछली बार से सीख लिया था और वो भी फौरन से खड़े होकर यहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग को निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर को डिसरिस्पेक्ट करने की। दूसरी तरफ वो 3 सोल्जर्स भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम दोनों मरना चाहते हो और इसी के साथ इन पांचों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। यहाँ पर ये फाइट चल रही थी। वांगलिंग तो अपने डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने में बिजी था, जबकि दूसरी तरफ सीमा यान भी मजे के साथ वाइन को एंजॉय कर रहा था और वो तिरछी आंख से वांगलिंग की तरफ देखता है, जहाँ वो देखते हुए कह रहा था कि ये आदमी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। इसकी बॉडी के अंदर 2 खतरनाक फोर्सेस जो एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही है। पता नहीं आखिर ये आदमी है कौन। यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 और हु पाओ ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो 3 सोल्जर काफी ज्यादा ताकतवर थे और वो इन दोनों को हरा देते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर गुस्सा होते हुए अपनी पावर्स को कंबाइन करके यह एक स्पेयर क्रिएट करते हुए कहते हैं कि अब तुम तीनों जंगली यहाँ पर मरोगे। ये कहते हुए वो सोल्जर डिमोनिक एनर्जी से बनाए हुए स्पेयर का इस्तेमाल करके अभी वांगलिंग पर हमला करने ही वाले थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पेयर हवा में ही रुक गया और उसकी डिमोनिक एनर्जी तीसरी के साथ वांगलिंग की बॉडी के अंदर जाकर एब्सॉर्ब होना शुरू हो गई, जो देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इवन कि वो सोल्जर भी अपने स्पेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग के सोल्सी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जब वो वहां पर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे। इसलिए वांगलिंग ने एक्सटर्नल फोर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसी का इस्तेमाल करके इस डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस कर सके। जो देखकर तो सीमा यान भी हैरान हो गया था कि आदमी डायरेक्टली मेरे सोल्जर्स की डिमोनिक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। इसलिए वो चिल्लाकर अपने सोल्जर से कहता है कि खुद की डिमोनिक एनर्जी को डीएक्टिवेट करो। लेकिन अब इन तीनों की डिमोनिक एनर्जी तो वांगलिंग के कंट्रोल में थी। वो इनके स्पिरिट को तोड़ने के साथ और भी जरा तेजी से डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा, जहां पर हम देखते हैं कि वो एक्सटर्नल डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस डिमोनिक इंटेंट को आखिरकार सप्रेस कर ही देता है। मगर ये सब करने के लिए वांगलिंग ने यहाँ पर उन तीनों सोल्जर की डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से निचोड़ दिया था, जिसके बाद आखिरकार वांगलिंग ने आंखें खोल दी थी। दूसरी तरफ हु पाओ और 13 तो ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर आखिरकार आप जाग गए। दूसरी तरफ वांगलिंग भी उन्हें जख्मी हालत में देखकर फौरन से उन्हें हीलिंग पिल्स देता है। साथ ही सर वो पैसे रखते हुए उठकर वहां से जाने लगा, क्योंकि वांगलिंग का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। मगर वांगलिंग को इस तरह से जाता हुआ देखकर सीमा यान गुस्से के साथ अपनी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को क्रिएट करके वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करते हुए कहता है कि रुक जाओ। जिस तलवार को तो वांगलिंग ने काफी आसानी के साथ सिर्फ अपने बाएं हाथ से ही तोड़ दिया था और साथ ही साथ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हमारी मुलाकात बाद में होगी। ये सब कहते हुए वांगलिंग फुल एटीट्यूड के साथ वहां से चला गया, जबकि सीमा यान समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी था कौन। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां वांगलिंग अपने रूम में आकर बैठा हुआ था और वो डिमोनिक एनर्जी का इस बार इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक इंटेंट को पूरी तरीके से अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहता था। जो सब करते हुए वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि पहले मैं इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था इस डिमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने के लिए, हालांकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है।
जैसे कि पानी और आग हो। इसी वजह से मेरे लिए ये काम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन चूंकि डिमोनिक एनर्जी और डिमोनिक इंटेंट दोनों एक ही सोर्स से निकले हुए हैं, तो मैं डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस डिमोनिक इंटेंट को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ। और ये सब कहते हुए वांगलिंग ने इस बार डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस आखिरी डिमोनिक इंटेंट को बाहर की तरफ निकाल लिया था, ताकि ये डिमोनिक इंटेंट वांगलिंग के डाउ हार्ट को करप्ट ना कर सके। यहाँ पर वांगलिंग इस डिमोनिक इंटेंट को बाहर निकालने के बाद अपने पास ही रख लेता है, क्या पता फ्यूचर में ये वांगलिंग के ही काम आ जाए। यहाँ वांगलिंग ये सब करते हुए जैसे ही फ्री हुआ तभी अचानक बाहर से 13 की आवाज सुनाई दी, जो कि वांगलिंग से कहने लगा कि एंसेस्टर आपसे कोई मिलना चाहता है, जिससे वांगलिंग ने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। वो आदमी भी अंदर की तरफ आते हुए यहाँ पर वांगलिंग से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है हानजिन और मैं एंशिएंट डीमन सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ पर जनरल मूली के ऑर्डर पर आया हूँ ताकि मैं आपको आपके आर्मी कैंप तक लेकर जा सकूँ। ये सुनकर वांगलिंग यहाँ पर हानजिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि इस आदमी ने अपने ऑरा को कंसील करके रखा हुआ है, मैं इसकी कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा। मगर दूसरी तरफ हानजिन यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि आप अपना टोकन दिखा दीजिए, जो सुनकर वांगलिंग ने अपना टोकन बाहर की तरफ निकाल लिया था। और हानजिन उसे एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि कमांडर वांग चले मेरे साथ आइए। और ये कहती वो अपने खून के कतरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग टेलीपोर्ट करके यहाँ एक आर्मी कैंप में पहुंच चुके थे, जिसके बारे में हानजिन बताता है कि ये ब्लैक आर्मेड बटालियन आर्मी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक आर्मेड बटालियन के जितने भी सोल्जर्स थे वो यहाँ पर वांगलिंग को देखते ही एक साथ फौरन से अपनी पावर्स अनलीश कर देते हैं, जिसकी वजह से वांगलिंग 13 और हुपाओ को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वांगलिंग भी उस एनर्जी को कैंसल आउट करने के लिए जोरों से जमीन पर पैर मारता है, जिसकी वजह से सब कुछ शांत हो गया। अब हानजिन यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि फॉर्मर कमांडर सिमायान आखिर कहाँ पर हो तुम? जो सुनकर तो सिमायान यहाँ पर अपने 20 पर सवार तीसी के साथ वांगलिंग की तरफ जंप कर देता है, जो देखकर 13 और हुपाओ तो फौरन से अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन वांगलिंग ने उन दोनों को रोक दिया। सिमायान अपने 20 को लेकर वांगलिंग से कुछ इंच की दूरी पर खड़ा हो जाता है। चूंकि सिमायान से उसकी कमांडर की पोजीशन छीन ली गई थी, अब वो एक वाइस कमांडर बन चुका है। इसलिए हानजिन कहता है कि वाइस कमांडर सिमायान, आज से वांगलिंग तुम्हारा न्यू कमांडर है, इसे अपनी रिस्पेक्ट पेश करो। जो सुनकर सिमायान ना चाहते हुए भी वांगलिंग को रिस्पेक्ट पेश करता है। दूसरी तरफ वांगलिंग तो मुस्कुराकर कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर हानजिन कहता है ठीक है, फिर मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं करता, मैं चलता हूँ ताकि मैं जनरल को इस बारे में रिपोर्ट कर सकूं। वांगलिंग भी मास्टर हानजिन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद हानजिन यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सिमायान वांगलिंग को बताता है कि ब्लैक आर्मर्ड बटालियन के टोटल 10,000 सोल्जर है, जिनमें से 3 को छोड़कर बाकी के सारे यहाँ पर मौजूद है। 3 इस वक्त अभी भी बेहोश पड़े हैं। ये वही 3 सोल्जर है जिनकी हालत वांगलिंग ने कल खराब कर दी थी। यहाँ पर वांगलिंग ये सब सुनने के बाद अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ठीक है, अब आप सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन कोई भी सोल्जर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। सिमायान ये देखकर अब अपने उन सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ। और सिमायान के ऑर्डर को सुनती वो सारे सोल्जर वहाँ से जाने लगे, जिसकी वजह से सिमायान के चेहरे पर तो स्माइल आ चुकी थी। वांगलिंग को भी ये देखकर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो शांत रहते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सिमायान अपने मन में कह रहा था कि ब्लैक आर्मर्ड बटालियन का सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है और वो है सिमायान, मेरी पोजीशन को कोई नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग जब यहाँ 13 और हुपाओ के साथ अपने कमांडर के टेंट के पास पहुंचा तो अचानक 2 सोल्जर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जो कि कह रहे थे कि ये कमांडर का टेंट है जिसमें सिर्फ सिमायान ही रह सकते हैं, हम किसी अनऑथराइज्ड इंसान को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। ये सुनकर 13 और हुपाओ तो गुस्सा होकर हमला करने के लिए भी तैयार होने वाले थे, लेकिन वांगलिंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि वाइस कमांडर की क्वार्टर कहाँ पर है, जिस पर वो सोल्जर एक तरफ मौजूद खंडर की तरफ इशारा करते हैं, जो देखकर तो हुपाओ को काफी जरा गुस्सा आ चुका था। वो वांगलिंग से कहता है कि एंसेस्टर, ये लोग जानबूझकर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, चले इनको अच्छा मसाज चगाते हैं ताकि इन्हें समझ आ जाए कि असली कमांडर कौन है। इस पर वांगलिंग तो पूरी तरीके से शांत होकर वहीं पर पलटते हुए बैठ गया था। साथ ही साथ वो 13 और हुपाओ से कहता है कि मैंने तुम लोगों को एंशिएंट डीमन प्रीफेक्चर की मिलिट्री रूल्स बुक दी थी, क्या तुम दोनों ने वो बुक के रूल्स याद कर लिए हैं? जिस पर 13 जवाब देते हुए कहता है कि एंसेस्टर, हम अभी बैठकर वो पूरी बुक याद करते हैं। और इसी के साथ वो दोनों भी शांत होकर वांगलिंग के साथ बैठ गए। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि अगर एक सोल्जर डिसोबे करता है तो ये उस सोल्जर की गलती होती है, लेकिन अगर पूरी की पूरी आर्मी ही आपके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे तो ये सारी की सारी गलती कमांडर की होती है। अगर मैंने बिना किसी वजह के यहाँ किसी सोल्जर पर हमला करने की कोशिश की तो इन्हें वजह मिल जाएगी मेरे खिलाफ आग भड़काने की और मैं अपनी कमांडर की पोजीशन को खो दूंगा। मुझे बेशक ब्लैक आर्मर्ड बटालियन में अपनी अथॉरिटी को कायम करना है, मगर ये इतना भी अर्जेंट काम नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार तो कर ही सकता हूँ। और ये कहती वांगलिंग अगले कुछ दिन के लिए यहाँ 13 और हुपाओ के साथ वहीं पर शांति के साथ बैठा रहा, जहाँ पर हुपाओ और 13 लगातार मिलिट्री बुक्स के रूल्स याद करते रहे। इवन कि सिमायान भी यहाँ पर वांगलिंग को शांति से बैठा हुआ देखकर अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है, ये कोई भी मूव क्यों नहीं चल रहा, आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है। सिमायान इसी बात को लेकर परेशान होते हुए यहाँ पर अपने कुछ और वॉरियर्स के साथ मिलकर
बुलाकर एक मीटिंग करता है। इसी बारे में सिमा यान मीटिंग में भी सवाल करता है कि क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है कि आखिर वांगलिंग क्या प्लानिंग कर रहा है। जिस पर वहां मौजूद एक सोल्जर जिसका नाम सन सियाओ था वो जवाब देते हुए कहता है कि वो कुछ नहीं, बस वो एक बेकार आदमी है जो कि वहीं पर बैठकर बेइज्जत होते हुए अपने मरने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद एक ओल्ड आदमी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं सन सियाओ की बात से एग्री नहीं करता। ये आदमी जिसे तारीफ से फर्क नहीं पड़ता और बेइज्जती ने भी इसे डगमगाया नहीं। ये कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। लेकिन सन सियाओ कुछ ज्यादा ही एरोगेंट था। वो कहता है कि ओल्ड युआन शेन, तुम आखिर इस तरह की फजूल बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपने दुश्मनों के मोरल्स डाउन करने चाहिए, ना कि अपने ही साथियों के। जिस पर तो मास्टर युआन शेन भी गुस्सा हो गया था। लेकिन सिमा यान इन दोनों को शांत करा देता है। दूसरी तरफ यह सन सियाओ अपने मन में सोच रहा था कि वाइस कमांडर सिमा यान इस वक्त कमांडर वांगलिंग का कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ जनरल मूली की वजह से। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि वांगलिंग एक डरपोक है, तो क्यों ना मैं उसे डराकर यहाँ से भगा दूं। अगर मैंने वांगलिंग को यहाँ से भगा दिया तो वाइस कमांडर सिमा यान मुझसे काफी ज्यादा खुश होकर मुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी देंगे। ये सब सोचते हुए सन सियाओ अगले दिन कुछ साथियों को लेकर यहाँ मौत के मुंह में पहुंच गया था, जिसका तो उसे बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था। और वो वांगलिंग के सामने आकर उसे परेशान करते उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर 13 और हुपाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन सियाओ अभी भी रुकता नहीं, बल्कि वो वांगलिंग की लगातार बेइज्जती करता जा रहा था। जिस पर वांगलिंग भी मुस्कुराकर अपनी आंखें ओपन करते हुए कहता है कि सन सियाओ, अभी अभी तुमने क्या कहा? जो सुनकर सन सियाओ अभी भी हंसते हुए अपनी बात को रिपीट करते हुए कह रहा था कि मैं यही कह रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो। वांगलिंग उसकी ये बात सुनती फौरन उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है, जो देखकर बाकी के सोल्जर्स तो हैरान हो गए थे। और वो गुस्सा होते हुए फौरन से अपने स्पीयर्स को बाहर की तरफ निकालकर वांगलिंग पर तानते हुए कहता है कि फौरन से हमारे स्क्वाड लीडर को छोड़ दो। ये सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट डीमन प्रीफेक्चर मिलिट्री रूल नंबर 8 बताओ क्या कहता है। जिस पर 13 ऊंची आवाज में रूल नंबर 8 को रिसाइट करते हुए बोलता है कि एंशिएंट डीमन आर्मी में कोई भी सोल्जर अपने सीनियर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी ये करने की हिम्मत की तो उसे मार दिया जा सकता है। और ये सुनती वांगलिंग ने फौरन से यहाँ पर सन सियाओ को जान से मार डाला, जिसकी डिमोनिक एनर्जी को वांगलिंग अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। जो देखकर तो बाकी के सोल्जर गुस्से होते हुए कहते हैं कि हम अपने स्क्वाड लीडर का बदला लेंगे। और ये कहते वो अपने स्पीयर्स को समन करके वांगलिंग पर हमला करना चाहते थे। जो देखकर वांगलिंग कहता है कि बेवकूफ कहीं के। और ये कहती वांगलिंग ने उनके स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय करके साथ ही साथ उन्हें भी जकड़ लिया था, इससे पहले कि वांगलिंग उन्हें जान से मार पाता। तभी अचानक सिमा यान वहां पर मौजूद बाकी के सोल्जर्स के साथ तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डीमन सोल्जर्स को जान से मारने की। इवन की सिमा यान को यहाँ पर आता हुआ देखकर वो 8 सोल्जर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि अब हमारी जान बच जाएगी। यहाँ पर चारों तरफ से वांगलिंग को सोल्जर्स ने घेर लिया था, मगर वांगलिंग को कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ एक ही इशारे के साथ उन सोल्जर्स को भी जान से मार डालता है। वांगलिंग ने बेरहमी के साथ उन सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो देखकर तो सब लोग शौक में थे। वांगलिंग कह रहा था कि क्या तुम सब लोग भी अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो। ये कहते हुए वांगलिंग उन सोल्जर्स की डिमोनिक एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ सिमा यान यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि तुमने हमारे स्क्वाड लीडर और कई सारे वॉरियर्स को जान से मार डाला। मैं इस मामले को इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं दे सकता। इस पर वांगलिंग 13 से कहता है कि एंशिएंट डीमन प्रीफेक्चर मिलिट्री रूल नंबर 13 को बताओ। ये सुनकर 13 ऊंची आवाज में कहता है कि जिस भी मिलिट्री ग्रुप ने अपने सुपीरियर को चारों तरफ से घेर कर उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो उस मिलिट्री ग्रुप के पास पीछे हटने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। अगर 10 सेकंड में वो पीछे न हटे तो उन्हें जान से मारने की इजाजत है। जो सुनकर तो सिमा यान और वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो जानते थे कि ये सच है और वो थोड़े बहुत घबरा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 13 ने गिनना शुरू कर दिया था। वो ऊंची आवाज में कहता है कि 10, 9, 8, 7 और यहाँ हर एक सेकंड के साथ हम देखते हैं कि सोल्जर घबराकर धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहे थे। जब आखिरी 2 सेकंड बचे थे तो सिमा यान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने सोल्जर को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो बुरी तरीके से डर चुका था। और वो धीरे से वांगलिंग की तरफ आते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि तुम जीत चुके हो। तभी वहाँ थोड़ी देर में मास्टर हांजिन भी आ जाता है, जो कि आते हुए कह रहा था कि वाइस कमांडर सिमा यान, बताओ कि तुमने आखिर इतनी अर्जेंटली मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया। जिस पर वाइस कमांडर सिमा यान यहाँ पर कहता है कि मास्टर हांजिन, कमांडर वांग ने बिना किसी वजह के हमारे एक स्क्वाड लीडर और साथ ही साथ 8 सोल्जर को जान से मार डाला। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आपकी निगरानी में रूल्स के हिसाब से कमांडर वांगलिंग को सजा मिल सके। ये सब देखकर तो वांगलिंग कह रहा था कि वाह, तुम झूठ तो काफी अच्छा बोल लेते हो। दूसरी तरफ हांजिन भी यहाँ पर सिमा यान से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई गवाह है। जिस पर सिमा यान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये ब्लैक आर्मर बटालियन के जितने भी सोल्जर है उन सब ने अपनी आंखों से देखा और ये सारे के सारे गवाह
है। तभी वांगलिंग यहाँ पर 13 को इशारा करते हुए कहता है कि 13 सबूत पेश करो। जो सुनकर 13 ने एक जेट स्लिप अपने पास से बाहर निकालकर हांजिन के हवाले कर दी थी। जेट स्लिप के अंदर सारे के सारे सबूत मौजूद थे और वहाँ पर मौजूद जो कुछ हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। वाइस कमांडर सिमा यान ने तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि वांगलिंग इतना सारा समझदार होगा और उससे सब कुछ पहले से ही प्लान किया होगा। इवन के मास्टर हांजिन भी ये सारे सबूत देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले वांगलिंग को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि शाबाश, तुम काफी समझदार हो। पहले तुमने प्लान किया, उसके बाद तुमने एग्जीक्यूट किया। मुझे तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी स्किल काफी ज्यादा पसंद है। वैसे भी जो अपने सुपीरियर की डिसरिस्पेक्ट करता है उस पर रहम नहीं करना चाहिए। ये सब कहते हुए मास्टर हांजिन यहाँ पर सिमा यान से भी कहता है कि इसके बारे में मैं जनरल को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ और ये कहती वो वहाँ से चला गया। वाइस कमांडर सिमा यान खुद को हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो गुस्सा होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मैंने इतनी मुश्किल के साथ इस पोजीशन को हासिल किया था और एक आउटसाइडर ने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर आकर मुझे रिप्लेस कर दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी फिर से अपने प्रेशर को यहाँ सिमा यान पर लगाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वांगलिंग के प्रेशर के कारण सिमा यान फिर से अपने घुटनों के बल आ जाता है। सारे सोल्जर ही वांगलिंग की तरफ देख रहे थे। वांगलिंग इस वक्त गुस्से में सिमा यान से कह रहा था कि वाइस कमांडर सिमा यान, तुम्हारी ट्रूप्स पर तुम्हारा कमांड काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्डर और डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, न कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए अंदरूनी लड़ाइयाँ बनाने के लिए। इस बार तो मैं तुम्हारी इस लापरवाही को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर तुमने इस लापरवाही से काम लेने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहती वांगलिंग ने और भी जरा प्रेशर यहाँ सीमा यान पर लगाना शुरू कर दिया था, जिस पर सीमा यान दूसरी तरफ वांगलिंग से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे लापरवाही हो चुकी थी, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अब आखिरकार वांगलिंग ने सीमा यान को उसकी औकात दिखा दी थी, इसलिए वो सीमा यान से कहता है कि तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो, और ये कहती वो एटीट्यूड के साथ वहां से जाने लगा। बाकी के सारे सोल्जर्स ने भी वांगलिंग का असली रूप देख लिया था, इसलिए वो सारे के सारे सोल्जर एक साथ ही वांगलिंग को रिस्पेक्ट पेश करते हुए फौरन से उसके सामने झुककर कहते हैं कि कमांडर, हम आपको ग्रीट करते हैं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहां उस खंडर में एक बड़ा सा टेंट अपने लिए क्रिएट कर दिया था। वांगलिंग चाहता तो वो ये काम पहले भी कर सकता था, लेकिन सब कुछ सही वक्त पर करना ही जरूरी है। यहाँ पर अपने टेंट के अंदर जाते हुए वांगलिंग ऊंची आवाज में कहता है कि सब लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, जिस पर सोल्जर जवाब देते हुए कहते हैं कि जी जैसा आप कहे। आखिरकार वांगलिंग ने अपनी आर्मी पर खुद की अथॉरिटी को साबित कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 3rd बटालियन पर आ जाता है, जिसकी कमांडर मिस याओ जीजुई थी, और हम देखते हैं कि वो इंजर्ड हालत में अचानक टेलीपोर्ट होकर अपने टेंट में आ चुकी थी, और वो कहती है कि एक बार फिर से मैं फेल हो गई। ये कहती है उसने अपने पास एक ब्लड सोल पिल बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते हुए वो कह रही थी कि अगर ये ब्लड सोल पिल ना होती तो अब तक तो मैं 4 दफा जान से भी मारी जा चुकी होती। मेरे पास अब ज्यादा चांसेस नहीं बचे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जीजुई के पास टोटल 5 ब्लड सोल पिल्स थे, जो कि मिस जीजुई को उसके फादर ने दिए थे, और शायद मिस जीजुई यहाँ पर एंशिएंट डीमन के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार फेल हो रही है। यह मिस जीजुई अपने मन में कहने लगी कि मुझे मेरे फादर ने साफ साफ बताया था कि मैं कोई भी गलती नहीं कर सकती। मुझे अगर कामयाब होना है तो मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी फॉर्मेशन में नॉलेज काफी जरा बेहतरीन हो। सिर्फ वही इंसान कामयाब होने में मेरी मदद कर सकता है। यहाँ पर मिस जीजुई की ये कहती हम लोगों को वांगलिंग देखने को मिलता है, क्योंकि वांगलिंग की फॉर्मेशन में नॉलेज वाकई में कमाल की है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।